क्या एक शख्स विजिट वीज़ा पे यहाँ आया और यहाँ आके वो अपना स्टेटस से मुराद कि वो एज अ टूरिस्ट है, पर कोई प्यार मोहब्बत हो गया, शादी हो गई, तो स्पाउस वीज़ा। ऐसा हो सकता है कि एक शख्स नॉन इमिग्रेंट से जाए और इमिग्रेंट पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये EB3 प्रोग्राम है ये कि जिसके अंदर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। यानी कि देखिए, जब भी कोई लोकल जॉब आती है, चाहे वो इंडिया में आए, पाकिस्तान में आए, यूनाइटेड स्टेट्स में आए, UK में आए, उसमें सबसे पहला राइट किसका होता है? वो वहाँ के लोकल्स का होता है। अगर कोई कंप्लीट काउंसलिंग या जिसको मैं कहता हूँ कंसल्टेशन या सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग है, कोई ऐसी 1-to-1 काउंसलिंग जो कि मैं करता हूँ, अगर किसी को इस तरह चाहिए आपके ऑडियंस में भी, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद USA व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने विज़िट वीज़े के हवाले से जो है वो बातचीत की थी, तो अभी इसी विज़िट वीज़े को जो है आगे नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जो है वो बात करेंगे और आपको बताएँगे कि यहाँ पर आप ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट जो है वो किस तरह से जो है वो ले सकते हैं USA के अंदर। तो सुभान भाई, जैसे कि किसी ने अप्लाई किया, विज़िट वीज़ा अप्रूव हो गया, वो यहाँ US के अंदर उसकी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है क्या वो ऐसा करे कि वो उसको ग्रीन कार्ड या यहाँ की रेजिडेंसी जो है वो मिल सकती है? ठीक है। देखें, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि विजिट वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी इट डज़ नॉट लीड टू ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और इसका मकसद होता है आप आएँ, घूमें फिरें और चले जाएँ, सही है ना। लेकिन अब आप सवाल कर रहे हैं, क्या एक शख्स विजिट वीज़ा पे यहाँ आया और यहाँ आके वो अपना स्टेटस से मुराद कि वो एज अ टूरिस्ट है, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा पे आते हो यू आर टूरिस्ट, और वो अपने आप को स्विच कर ले, फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट। ये हो गया ना चेंज ऑफ स्टेटस, कि उसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया लॉफुली। क्या ये लॉफुल है? इजाज़त है? यस, इसकी इजाज़त है, इसका प्रोसेस है। एज ए स्टूडेंट आपने अपने आप को चेंज कर लिया, या फॉर एग्जांपल कोई प्यार मोहब्बत हो गया, शादी हो गई, तो स्पाउस वीज़ा, हाँ, वो हो गया भाई कि भाई अब आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए। या समटाइम कुछ लोग आके असाइलम वगैरह, कि भाई हमें अपने मुल्क में प्रॉब्लम है और प्रोटेक्शन, वो अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, ये सब क्या हो रहा है, या कोई जॉब वगैरह, कोई एम्प्लॉयर है वो इनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हो रही हैं चेंज ऑफ स्टेटस। अच्छा, आपके पास ऑप्शन ये भी होता है कि आप यहाँ आके चेंज ऑफ स्टेटस करो, और या फिर मैंने अपने वीडियो में ये बात की भी है, एक दफ़ा समझाई भी है कि किस तरीके से वीज़ा और चेंज ऑफ स्टेटस में फ़र्क है। कि एक तो है कि जब आप यहाँ आए एज अ टूरिस्ट और आपने अपने आप को चेंज ऑफ स्टेटस किया, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की अगर बात करूं, जो कि F1 वीज़ा है, वो आप यहाँ आके भी स्विच कर सकते हो, और चाहो तो आप अपने मुल्क से F1 वीज़ा लेके आओ। ये दो रास्ते हैं, हाँ, जैसे होते हैं ना, देयर आर टू फ्रीवेज। एक रास्ता है जो नॉन इमिग्रेंट राउट्स है, और एक रास्ता है जो इमिग्रेंट राउट है, यानी ये रास्ता जाएगा ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप की तरफ, और ये रास्ता जाएगा, इस रास्ते पे आप चलते रहेंगे तो ये ग्रीन कार्ड की तरफ नहीं जाएगा, ये नॉन इमिग्रेंट है। फॉर एग्जांपल विजिट वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। जब तक आप स्टूडेंट है, ये वीज़ा आपके पास रहेगा, आप इसके रेजिडेंट, शहरी, सिटीजन, पासपोर्ट होल्डर नहीं बन सकते। इस तरह कोई बिजनेस वीज़ा है जैसे E2 है, वो नॉन इमिग्रेंट है। ये सारे नॉन इमिग्रेंट राउट्स हैं। इमिग्रेंट राउट डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे शादी हो गई किसी US सिटीजन से, दैट्स एन इमिग्रेंट राउट। या इसी तरह लेबर सर्टिफिकेशन EB3 और EB2, ये प्रोग्राम्स जो हैं ये इमिग्रेंट राउट्स हैं। इस तरह असाइलम जो लोग लेते हैं वो इमिग्रेंट राउट है, यानी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा रहे हैं। और सिटीजनशिप ये नॉन इमिग्रेंट है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक शख्स नॉन इमिग्रेंट से जाए और इमिग्रेंट पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्रीवेज हैं। आप पहले इस फ्रीवे पे चढ़े, नॉन इमिग्रेंट वाले फ्रीवे पे, और आगे जाके आपने कट ले लिया और आप इधर इमिग्रेंट वाले राउट पे आ गए। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जैसे आपने चेंज ऑफ स्टेटस और वीज़ा वाली बात की। आजकल जो है लोग EB3 के हवाले से जो है काफ़ी बात करते हैं, थोड़ी अगर उसके ऊपर जो है आप गाइडेंस दें मेरे देखने वालों को कि EB3 क्या है? देखें, एक तो होता है ना जॉब रिलेटेड वीज़ा, जो कि बड़ा फेमस है, जिसको हम कहते हैं H1, वेरी फेमस वीज़ा। और H1 वीज़ा जो होता है वो वर्क रिलेटेड वीज़ा है, जॉब वीज़ा है, लेकिन इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। लेकिन जब आप EB3 प्रोग्राम की बात करते हो, जो कि हम कहते हैं लेबर सर्टिफिकेशन EB3 प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जो आपको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड दिलवा देता है। एंड वंस यू गेट अ ग्रीन कार्ड, ऑब्वियसली देन यू गेट अ पासपोर्ट एज वेल, कि आपको सिटीजनशिप फाइनली मिल जाती है। लेकिन ये EB3 प्रोग्राम है ये कि जिसके अंदर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, यानी आपको एक ऐसी जॉब मिलती है जिसमें कंपनी आपको स्पॉन्सर करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर फिर एक पॉइंट है कि देखिए, जब भी कोई लोकल जॉब आती है, चाहे वो इंडिया में आए, पाकिस्तान में आए, यूनाइटेड स्टेट्स में आए, UK में आए, उसमें सबसे
पहला राइट किसका होता है, वो वहाँ के लोकल्स का होता है। जैसे अगर इधर टेक्सास में कोई जॉब आएगी तो सबसे पहला राइट क्या होगा, वो यहाँ के टेक्सन्स का होगा। जैसे मैं चाहूँगा कि भाई पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, हाँ अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को, देन द एलियन वर्कर्स शुड कम। सही है ना, कोई बाहर से फिर कोई बंदा है। तो EB3 प्रोग्राम भी यही है कि जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और लोकल्स जो है वो उस काम को करने को तैयार नहीं है, मे बी ड्यू टू द टाइमिंग, ड्यू टू डिफिकल्टी, ड्यू टू सैलरी और वट एवर द रीज़न, या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो कि किसी को दूसरी जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं स्विच करने की, तो फिर कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है एज एन एलियन वर्कर। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी सिटीजन हो और फिर आपको बुलाया जाता है और उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत यू गेट अ ग्रीन कार्ड, और वो भी अनकंडीशनल ग्रीन कार्ड, यानी आज़ाद ग्रीन कार्ड आपको मिलता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि फिर उसी एम्प्लॉयर के आप जॉब करो, आप कोई और जॉब भी स्विच कर सकते हो। यानी ये उस तरह नहीं है जैसे अकामा का प्रोसेस होता है, ये आपके पास ग्रीन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी है, इट्स एज गुड एज सिटीजनशिप। हाँ, आप वोट नहीं दे सकते। तो जब ग्रीन कार्ड आपके पास आ जाता है उसके बाद ज़ाहिर है 5 साल बाद यू अप्लाई फॉर पासपोर्ट एंड यू बिकम अ सिटीजन। और अच्छा, ये सिर्फ जॉब वीज़ा नहीं है, आप इसके साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। आपने कहा मैंने जॉब, वंस यू गेट द ग्रीन कार्ड, आपने कहा मैंने जॉब नहीं करनी और मैं एक एंटरप्रेन्योर माइंड है तो मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। अब वट एवर यू लाइक, आप अनएम्प्लॉयड रहो, एम्प्लॉयड रहो, सेल्फ एम्प्लॉयड रहो, बिजनेस पर्सन बन जाओ, जो आपका दिल करता है आप करो, और आपको, आपके स्पाउस को और बच्चों को सबको एक साथ ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं EB3 लेबर सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस। अच्छा, आपको जब फर्स्ट ग्रीन कार्ड मिलता है उसकी क्या ड्यूरेशन होती है, 2 साल का होता है या 10 साल का होता है? ओके, नहीं, ये जो इसमें जब EB3 की आप बात करते हो, मैंने आपसे कहा ना कि ये कंडीशनल ग्रीन कार्ड नहीं होता, ये अनकंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है और ये आपको बाकायदा 10 साल के लिए मिलता है। लेकिन ज़ाहिर है 10 साल तक कौन रखता है, 5 साल में ही बंदा सिटीजन बन जाता है और पासपोर्ट ले लेता है, तो उसके बाद तो आप ग्रीन कार्ड वैसे ही रिटर्न कर देते हो एंड यू डोंट नीड ग्रीन कार्ड एक्चुअली। तो ये अनकंडीशनल होता है। अच्छा, तो क्या बंदा पाकिस्तान से EB3 को जो है वो फाइल कर सकता है, EB3 के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? बिल्कुल, आप जब यहाँ US आ जाते हो, यहाँ आके भी चेंज ऑफ स्टेटस कर सकते हो और EB3 के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ ग्रीन कार्ड। और आप पाकिस्तान से रहते हुए भी आप ये EB3 प्रोसेस इसको परसू कर सकते हो और बिल्कुल फाइनल इंटरव्यू दे के आप यहाँ आते हो एंड यू गेट इट राइट अवे ग्रीन कार्ड। सही है ना, यानी सारा प्रोसेस वहीं से होता है। हाँ, उधर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसको कहते हैं काउंसलर प्रोसेस, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ स्टेटस में टाइम कम होता है। लेकिन दोनों जगह के अपने अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, आपके पास लॉफुल वर्क परमिट नहीं होता, तो आपको उसको रहने के लिए, और एक दिन भी अगर आप अनलॉफुल रह गए तो यू डोंट गेट अ ग्रीन कार्ड। तो आपको अपना लॉफुल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कुछ लोग F1 पहले कर लेते हैं या E2 कर लेते हैं या एक्सटेंशन ले लेते हैं, यानी आपको इधर वो उसको कैरी ऑन करना होता है, अपने लॉफुल स्टेटस को भी और अपनी जेब को भी। इकोनॉमिक सिचुएशन भाई आपके पास, क्योंकि लॉफुल जॉब नहीं है या तो आपके पास पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो फिर आप यहाँ पर सर्वाइव करते हो क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह सब है, और या फिर आपको कोई कैश जॉब कर रहे होते हो, वो जो कि मैंने कहा कि वो लॉफुल है नहीं, पिछली वीडियो में मैंने बात की। पाकिस्तान में रहते हुए ये होता है कि आपके पास घर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, आपकी जॉब चल रही होती है और साथ साथ पैरेलल आपका प्रोसेस भी चल रहा होता है, ऑल्दो इट टेक्स टाइम। और फिर आपका बाद में इंटरव्यू होता है एंड यू कम विद एन इमिग्रेंट वीज़ा एंड ऑब्वियसली यू गेट अ ग्रीन कार्ड। तो दोनों जगह से ये प्रोसेस हो सकता है बिल्कुल। EB3 के लिए जो है वो कौन एलिजिबल होता है? ओके, देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये एजुकेशन बेस्ड एंड स्किल बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, ये इन सब को कैटर करता है। ये ऐसा प्रोग्राम है, यानी मैं आपको मिसाल दूं, मेरा जो लॉयर है उसने एक ऐसे शख्स को ग्रीन कार्ड दिलाया जो कि एजुकेटेड नहीं था, और उसको सिर्फ और सिर्फ वो कोई स्पेशलाइज्ड कोई केमिकल के टैंकर्स होते हैं क्या होते हैं, और उस बेसिस पे उसने ना ग्रीन कार्ड लिया। उसकी वजह क्या थी कि जो कंपनी थी जो हायर कर रही थी उसको ये पर्टिकुलर स्किल इस मार्केट में मिल ही नहीं रहे थे लोकल्स में, तो ज़ाहिर है उसके लिए ऑप्शन ही कोई नहीं था, उसको एलियन वर्कर बुलाना पड़ा। और कई आप मिसाल देखिए, जैसे रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं स्पेशली देसी रेस्टोरेंट्स, उसमें शेफ, फॉर एग्जांपल एक देसी रेस्टोरेंट, यू ओपन अप अ देसी रेस्टोरेंट एंड यू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट के वी आर लुकिंग फॉर अ शेफ हु कैन मेक अ गुड स्पाइसी निहारी। अब आप बताएं यहाँ के लोकल्स जो हैं, हाँ, यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन या टेक्सन्स हैं, उनको निहारी का पता ही नहीं कि निहारी कैसे बनेगी, इतनी तेज़ निहारी, और निहारी होती क्या है, बिरयानी होती क्या है। तो जाहिर है उसके लिए तो एक जेन्युइन बन गई बात कि यार इतना अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है, दे आर लुकिंग फॉर अ शेफ़, तो जाहिर है फिर वहाँ वो शेफ़ तो आएगा ही इम्पोर्ट होकर इंडिया और पाकिस्तान से, और तो कहीं से नहीं आ सकता। तो देखिए वो तो बगैर एजुकेशन के, सिर्फ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन स्किल। इसी तरह मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने इंटर और BCom की बेसिस पे लिया एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि जी एक्सपीरियंस हमारे पास ज़्यादा है। अच्छा, कुछ ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिन्होंने की हुई है, ACCA किया हुआ है और MBA किया हुआ है, उन्होंने भी इसी कैटेगरी में, यानी ये EB3 कैटेगरी, इट्स अ ब्रॉड अम्ब्रेला कि जो स्किल बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, एजुकेशन विद एक्सपीरियंस, इन सब को एक साथ लेके चलता है एंड यू कैन गेट इट। अच्छा, इसमें पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लिमिट क्या होती है, कितना टाइम जो है वो लग जाता है?
इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रिवेलिंग वेज का पहला स्टेप होता है जिसमें सरकार डिसाइड करती है कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सैलरी क्या होनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली दे प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट, जो कंपनी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि पहला हक किसका है, लोकल्स का है, तो वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देती है, तो उसमें भी टाइम लगता है थोड़ा। फिर उसके बाद जब कोई मिलता नहीं है यहाँ पर, अगर कोई मिल गया तो प्रोसेस वहीं ख़त्म हो गया, लोकल ही मिल गया तो। लेकिन अगर कोई नहीं मिलता और सब यहाँ के लोकल रिजेक्ट कर देते हैं, या आपके पास कोई CV नहीं आती, तो फिर आप एलियन वर्कर की पिटीशन डालते हो, जो लेबर सर्टिफिकेशन, फिर उसमें टाइम, फिर उसके बाद वो आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, जिसके लिए I-140 और कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, आया आप बुला रहे हो तो क्या आप बंदे को अफोर्ड भी कर सकोगे। और उसके बाद आखिरी स्टेप जो 485 होता है, जिसमें आपको वो ग्रीन कार्ड ये सब देते हैं। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में पहले एक टाइम था कि 12-14 महीने, 16 महीने इसमें भी हो जाता था यहाँ रहते हुए, सही है ना। और अब ऐसा टाइम भी है कि 2-2 साल भी लग जाते हैं, 2 साल से ज़्यादा भी हो जाते हैं, कि पहला स्टेप ही 4-5-6 महीने ले जाता है। फिर जो दूसरा स्टेप है एडवर्टीजमेंट वाला, उसमें भी महीना लग ही जाता है। फिर उसके बाद जो लेबर सर्टिफिकेशन, वो भी 6 महीने ले लेता है, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, इस तरह, और डिपेंड करता है आप कितने लकी हो। फिर उसके बाद जो स्टेप होता है I-140, उसमें अगर आप चाहो तो प्रीमियम प्रोसेस हो जाता है। आई थिंक 2,000 to $2,500 प्रीमियम फीस आपको देनी होती है, और अब 15 दिन में उसका जवाब आ जाता है। वो वाहिद स्टेप है जो बहुत क्विक होता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है 485 जाए, उसमें भी आप वेट करते हो, कभी 3 महीने में भी आ जाता है, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, यू गेट योर ग्रीन कार्ड। तो ओवरऑल प्रोसेस 2-2.5 साल का इस तरह हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ से रहते हुए फिर कम होता है, लेकिन अब तो कोविड वगैरह के बाद देखें तो बैकलॉग इतना बढ़ गया, और वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर इसी को आप वहाँ से जाके करें तो उसमें और ज़्यादा टाइम होता है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। पे ग्रीन कार्ड जो है वो मिल जाता है, उसके बाद आपको गारंटी होती है कि आपको यहाँ की जो है सिटीज़नशिप मिल जाएगी या नहीं? देखिए, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। इवन ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी वापस लिया जा सकता है, ये भी उसमें लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ने ग्रीन कार्ड लिया है बेस्ड ऑन फ्रॉड, यानी उसने सारे फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट जमा कराए, या कंपनी उसके साथ मिली हुई थी, या कुछ भी था, और ये बात बाद में एक्सपोज हो गई, सरकार को पता चल गई, तो वो आपसे ग्रीन कार्ड भी वापस ले सकते हैं। तो ये भी ज़रा दिमाग में रखें कि आप तो पासपोर्ट तक जा रहे हैं, ग्रीन कार्ड की अपनी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी उसको रख सकते हैं कि भाई आपने हमारे साथ फ्रॉड किया था, या आपने झूठ बोला था, तो हम आपको इसी तरह वो डिपोर्ट कर सकते हैं। या ग्रीन कार्ड पे आप बहुत टाइम बाहर रह गए कि आपको भाई इधर आके एंट्री लगानी होती है, क्योंकि विजिट वीज़ा का मतलब ये होता है कि लेस टाइम यू स्टे हियर एंड मोर टाइम यू स्टे इन योर होम कंट्री। लेकिन जब वंस यू गेट अ ग्रीन कार्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि मोर टाइम यू स्टे हियर एंड लेस टाइम आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज दैट वाज योर इंटेंशन। ऐसा क्या कि आपने ग्रीन कार्ड लेने के बाद आप पाकिस्तान चले गए, बोला अब 3-3 साल में आऊँगा, नो, वो आपका एक बगद कितनी है। लिमिट होती है कि उसके अंदर आपको वापस आना आपको होता है हर ग्रीन 6 कार्ड? महीने में, हर 6 महीने में आपको एंट्री ज़रूर करनी है, हर 6 महीने में आपको एंट्री करनी है। लेकिन फिर भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई 6 महीने में एंट्री करके भाग जाते हो, क्यों चले जाते हो, यानी इधर क्यों नहीं रह रहे हो, क्या वजह? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कार्ड। अच्छा, जो आपका सवाल था कि क्या पासपोर्ट की गारंटी होती है, देखिए, वंस यू गेट अ ग्रीन कार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट EB3 प्रोग्राम, उसके बाद आपको वेट करना होता है 4.25 साल। वैसे तो 5 साल बाद होता है, लेकिन 4.25 साल में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फास्ट ट्रैक। तो वही 5 साल वाली बात हो गई। तो जब 5 साल बाद आप अप्लाई करते हो, तो उसके बाद दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। आपको बकायदा वो नेचुरलाइजेशन, उसका फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें, यू अप्लाई फॉर पासपोर्ट ना, सिटीजनशिप। कोई गारंटी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हमें सिटीजन नहीं बनना, हम ग्रीन कार्ड पे खुश हैं, चल रहा है, हर 10 साल में रिन्यू करा लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जिनको पासपोर्ट बनना है, जो कि मेजॉरिटी दे वांटेड, तो वो 5 साल में उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। ज़ाहिर है इधर भी बहुत बैकलॉग होता है। जब इंटरव्यू पे आपको बुलाते हैं, तो इंटरव्यू के बाद अगर वो एग्री कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक ओथ सेरेमनी होती है, जिसमें आपको वादा वो लेते हैं, और उसकी पूरी सेरेमनी होती है, उसमें आपको बुलाते हैं। अब तो आपको अकेले जाना होता है, पहले तो फैमिलीज़ वगैरह सब साथ जाती थी, और उसमें वो आपसे सारे वादे कराते हैं कि भाई आप लॉयल रहोगे, और US को जब ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारे वादे और वो सब चीज़ें होती हैं। एंड वंस यू डू दैट, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू की बेस पे आप सिटीजन नहीं बनते जब तक आपको ओथ ना लो। ओथ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समझते हैं कि सिर्फ हमने अप्लाई कर 5 साल रह गए हम सिटीजन बन गए, नहीं, 5 साल के बाद अप्लाई करना है। सिर्फ अप्लाई करना नहीं, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू से भी नहीं, जब तक ओथ नहीं लोगे तब तक सिटीजन नहीं। उसके उसी दिन आपको फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो USPS जाके पासपोर्ट के लिए, एंड देन यू गेट अ पासपोर्ट। अब सवाल ये कि 5 साल का अरसा जो रखा है, उस 5 साल में ही तो वो देख रहे हैं कि भाई इस 5 साल में इस बंदे को टिकट कितने मिले, एक्सीडेंट इसने कितने किए,
वो दारू पी के गाड़ी कितनी दफ़ा इसने चलाई, ड्रग्स तो नहीं लेता था, और क्राइम कितने किए, टैक्स की चोरियाँ कितनी की हैं, और बाकी उल्टे सीधे काम क्या क्या किए इसने, वो सारी चीज़ें वो यही आपके देख रहे होते हैं। और 5 साल में उनको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, इस बंदे का सोशल कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर, और एज अ गुड सिटीज़न वो यहाँ रह सकता है नहीं रह सकता। तो भाई वो उनके हाथ में है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर दे। अमूमन नहीं होता, सारे लोग एक डिसेंट लोग ही होते हैं। जब आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो यकीनन आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड चेक हो चुका है और एक अच्छे काबिल आदमी को ही दिया है, क्योंकि स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इन सारी चीज़ों की बिना पे वो आपको कह सकते हैं कि नहीं, हम आपको सिटीजनशिप नहीं दे रहे, ये उनके हाथ में है। बिल्कुल जाहिर है, तभी तो इंटरव्यू रखा है, वरना तो ऑटोमेटिक कह देते कि 5 साल बाद पासपोर्ट घर पे आ जाएगा आपकी मेल में। EB3 का यही प्रोसेस था कंप्लीट? जनरली तो हमने जो बात करनी थी वो ज़ाहिर है एक वीडियो में हम 10, 12, 15 मिनट में यही बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंप्लीट काउंसलिंग या जिसको मैं कहता हूँ कंसल्टेशन या सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हर शख्स का केस डिफरेंट होता है, हर शख्स की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है, हर शख्स का जॉब स्टेटस डिफरेंट है, फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर्सनालिटी डिफरेंट है। तो अगर कोई ऐसी 1-to-1 काउंसलिंग, जो कि मैं करता हूँ, अगर किसी को इस तरह चाहिए आपके ऑडियंस में भी कि वो चाहें कि भाई काउंसलिंग हो जाए, कंसल्टेशन हो जाए या सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग हो जाए, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप पर अपने पास स्टेटस में डाल सकते हैं। I'll provide you my WhatsApp number, अब वो डाल सकते हैं, एंड पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग और कंसल्टेशन, या जिसको मैंने कहा कि ट्रेनिंग, यानी जिस सेशन के बाद यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेक द डिसीजन। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार हम क्या करें, बहुत सारे रास्ते हैं तो हम क्या करें, या बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और एक कंट्री के अंदर भी बहुत सारे राउट्स हैं, नॉन इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, वो, तो हम किस तरफ जाएँ। तो जब एक दफ़ा वो चीज़ क्लियर हो जाए ना, क्रिस्टल क्लियर, तो फिर उसके बाद यू गो फॉर अ लॉयर और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी कम होती है ना किसी भी चीज़ की, वेदर यू बाय अ कार, यू बाय अ हाउस, और यू डू सिलेक्ट योर स्टडीज़, यूनिवर्सिटी, और सिलेक्ट अ कंट्री, इमिग्रेशन, सारे इंपॉर्टेंट फैसले हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर। तो उसमें जब आपके पास जानकारी अच्छी होती है तो फ्रॉड का चांसेस कम होते हैं, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और आप अपना एक अच्छा फ़ैसला ले सकते हो। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नहीं नहीं, थैंक यू, आप आए, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा रहा आपसे मिलके। के अंदर पूरी डिटेल से जो है वो सुभान भाई ने जो है वो समझाया कि EB3 जो है वो क्या होता है। तो आज की वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच।